गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर एक हो गया है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक, इन बिंदुओं को हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप सभी लोग इसे 8वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो। थोड़ा विस्तृत रूप में हम लोग यहाँ पर उसे और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मुख्यतः जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, नंबर 1 आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, जो 3 प्रमुख क्षेत्रक है उसको हम लोग देखेंगे। आर्थिक क्षेत्रकों की तुलना, कंपैरिजन द 3 सेक्टर्स। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब इन तीनों क्षेत्रकों में समय के साथ क्या बदलाव आए, क्या परिवर्तन आए, इन्हें भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इन तीनों क्षेत्रकों में वर्तमान समय में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व और उसके क्या कारण है, उन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो लास्ट ईयर आप लोग डिटेल में पढ़े थे, बेरोजगारी एवं उसके प्रकार, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और फिर जो लोग निर्धन लोग हैं या जो ये बेरोजगार लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए रोजगार किस प्रकार से अतिरिक्त सृजन किया जा सकता है, अतिरिक्त रोजगारों का सृजन मतलब रोजगारों का निर्माण किया जा सकता है, वो कौन से क्षेत्र है और उसमें किस प्रकार से नए रोजगार प्रस्तापित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में आप लोग जानते हैं काम करने के जो एक और तरीका है, नियमित अनियमित, जिसे हम लोग अर्थशास्त्रीय भाषा में संगठित और असंगठित, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नियमित अनियमित या संगठित असंगठित। और लास्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बहुत विस्तृत मात्रा में नहीं है, लेकिन स्वामित्व के आधारित क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर जो 4 प्रकार किए जाते हैं उनकी व्याख्या देखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 8 प्रमुख बिंदु है जिसमें से हम लोग 2-3 बिंदु आज देखेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत होते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां प्राकृतिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ लोग प्राकृतिक संसाधनों पर प्रसंस्करण करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो सामान्यतः मानव जो है प्राकृतिक रूप से संसाधनों को उत्पादित करता है, ये एक क्रिया। दूसरी जो है, फिर ये प्राकृतिक संसाधनों पर उसके ऊपर प्रक्रिया करके, प्रसंस्करण करके उसको अधिक उपयोगी व मूल्यवान चीज़ों का निर्माण किया जाते हैं, वहाँ भी लोग कुछ काम करते हैं। और तीसरा कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब प्राकृतिक संसाधनों को कलेक्ट करते समय या वस्तुओं पर प्रक्रिया करने के लिए कुछ अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपनी सेवाएं देते हैं। इसी को हम लोग जो कहते हैं मानव की आर्थिक क्रियाएं। मानव द्वारा किए जाने वाले इन तीनों क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जिसका हमने जिक्र किया है इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए पिक्चर को। पहला पिक्चर देखिए जहाँ पर वो खेती कर रहा है, दूसरे इसमें पशुपालन है, तीसरे इसमें मत्स्य पालन है, और भी कई वानिकी हो सकती है, रेशम के कीटों का पालन करना हो सकता है, खनन हो सकता है। ये सारे क्या है, ये जो क्रियाएं है ये प्राथमिक क्रिया है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें मिली है उस पर लोग अपने काम करते हैं। जैसे भूमि पर लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, वानिकी, मत्स्य पालन, ऐसी जो क्रिया है इसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया में हमने क्या देखा था कि द्वितीय क्रिया में प्राथमिक संसाधन प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रसंस्करण करके अधिक उपयोगी व मूल्यवान चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे सिंपल उसका एक ही उदाहरण है, सभी प्रकार के क्या है, सभी प्रकार के उद्योग,
सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज, चाहे वो छोटा उद्योग हो बड़ा उद्योग हो। जैसे घर में अगर कोई महिला, जैसे गेहूं, ये प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। गेहूं से जब हम लोग आटा बनाते हैं तो छोटी सी जो फ्लोर मिल है वो भी एक प्रकार से जो व्यक्ति है वो क्या हो गया, द्वितीय क्रिया वाला। मम्मी हमारे घर में दाल को पीस के अगर उसके पापड़ बनाती है तो वो भी हो गई द्वितीय क्रिया, क्योंकि उसको प्रक्रिया करके उसको अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। इसलिए ये हो गया है द्वितीय क्रिया में। मतलब जितने भी सारे उद्योग है, चाहे छोटे हो बड़े हो, घरेलू उद्योग हो, हस्त उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो सिंपल, अगर कोई व्यक्ति बांबू से टोकरी भी बनाता है तो वो व्यक्ति द्वितीय क्रिया में आता है, द्वितीय आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है उसको। और तीसरा मैंने पहले कहा था कि जो दोनों को सेवाएं प्रदान करने वाले प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को, जैसे आप लोग इसमें कई सारे बातें आप लोग देख सकते हैं, बैंकिंग सेवा है, बीमा सेवा है, परिवहन सेवा है, संचार साधन है, पर्यटन क्षेत्र है, विज्ञापन है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो है ये दोनों को मदद करते हैं। जैसे कृषि बैंक उनको मदद करते हैं, बीमा उनको मदद करता है, परिवहन साधन कच्चा माल खेतों तक लाने के लिए और पक्का माल बाजारों तक पहुंचाने के लिए, संचार साधन, ये सभी जो है ऊपर के दो लोगों को सेवाएं देते हैं। इसके अलावा भी अन्य सेवाएं होती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, प्यारे बच्चों, हमारे जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है, वैसे वर्तमान समय में इसका स्तर और बढ़ाया गया है, षष्टम क्रियाओं तक ले गए हैं, उसको और क्लैरिफाई करके, मॉडिफाई करके। लेकिन प्रमुख जो क्रिया है उसको 3 ही माना जाता है, और वो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। उदाहरण से लेके कृषि है, खेती करना, मत्स्य पालन करना, पशुपालन करना, खनन कार्य करना और उत्खनन करना, वानिकी यानी वन्य उत्पादों को इकट्ठा करना और उसका संग्रहण करना, ये सारी जो क्रिया है इसमें जो लोग लगे हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। द्वितीय आर्थिक क्रिया वेरी सिंपल, प्राथमिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त उत्पादों को प्रसंस्करण करके अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे विनिर्माण उद्योग या उद्योग जिसे हम लोग कहते हैं, छोटे से बड़े, जैसे गेहूं से आटा बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, ये सारी जो चीजें है क्या है? द्वितीय आर्थिक क्रिया है। तृतीय आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली क्रियाएं होती है। उदाहरणार्थ देखिए, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसी सेवाएं, ये सारी सेवाएं जो होती है वो तृतीय आर्थिक क्रियाओं में होती है, जो वर्तमान समय में इसका महत्व बढ़ा है। तो ये हो गई हमारी प्रमुख 3 आर्थिक क्रिया। नंबर 1 प्राथमिक क्रिया है, नंबर 2 द्वितीय आर्थिक क्रिया है, नंबर 3 तृतीय आर्थिक। प्राथमिक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चीजों को या संसाधनों को प्राप्त करना या उसका निष्कर्षण करना। दूसरा है प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रक्रिया करके अधिक उपयोगी चीजों का निर्माण किया जाता है या मूल्यवान चीजों का निर्माण किया जाता है, उसे द्वितीय। और प्राथमिक व द्वितीय क्रियाओं को अपनी सेवाएं देने वाले या सेवाएं प्रदान करने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तृतीय आर्थिक क्रियाएं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी भी अपरिहार्य सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का तो उत्पादन नहीं करते, लेकिन वो सेवा देने में अपनी सहायता करते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता है इनका, लेकिन ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इनका भी समावेश तृतीय आर्थिक क्रियाओं में किया जाता है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं भी निर्माण हुई हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में नई कौन सी सेवाएं निर्माण हुई हैं, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि। यह हाल ही में तकनीकी विकास के कारण इनका निर्माण हुआ है, जिसका हम लोग आज उपयोग करते हैं। आर्थिक क्षेत्रों में अब हम लोग तुलना करेंगे। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, तीनों आर्थिक क्रियाओं में विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है तीनों में। साथ ही इन तीनों क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग भी काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें हम यह देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है। जब तुलना करते हैं तो उत्पादन कौन से क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है। अब सवाल यह होता है या और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो सवाल यह है कि फिर ये प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले उत्पादन को हम लोग कैसे गिनेंगे या उसकी मात्रा को हम लोग कैसे जांचेंगे।
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कठिन काम है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसे एक व्यवस्था के तहत उसके आसान बना दिया है। वैसे प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सामान्यतः वेरी सिंपल एग्जाम्पल है ये, और उसको आप लोग पढ़ने के बाद में आसानी से समझ में आ जाएगा। सामान्यतः वस्तुओं का वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का योग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे घर में 1 क्विंटल गेहूं हो गया, तो 1 क्विंटल गेहूं को काउंट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि अगर मैं वो 1 क्विंटल गेहूं बाजार में जो बेचूंगा, और मान लीजिए कि उसमें 1 क्विंटल का भाव उस समय 10,000 रुपये है या 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये पर क्विंटल गेहूं का है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 3,000 रुपये। तो मेरा उत्पादन हो गया 3,000। कितना हो गया? 3,000। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्र के जो भी उत्पादित और सेवाओं का जो गणना है इसी प्रकार से की जाती है। जैसे देखिए, 10,000 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम से अगर वो बाजार में बेचता है, फिर से एक बार देखिए, 10,000 किलोग्राम चावल जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम से वो बेचता है, तो कुल मूल्य उसको हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों के मूल्य की गणना करके योगफल निकाला जाता है। मतलब उस गेहूं का, हम लोग यहाँ गेहूं को किलोग्राम में काउंट नहीं कर रहे, उसके मौद्रिक मूल्य में, मतलब उसको जो बेचने के बाद में जो राशि, जो रुपयों में या जो भी हम लोग करेंसी कहते हैं, जो करेंसी में उसका मूल्य आएगा, उसको काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों के मूल्य की गणना करते हैं और योगफल, तीनों का योग किया जाता है, टोटल की जाती है। इसमें ध्यान रहे कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना ही आवश्यक होती है। अब सवाल यह होता है कि अंतिम वस्तु और सेवा की गणना कैसे की जाती है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है, इस पर हर बार प्रश्न पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, और बहुत ही आसान उदाहरण है, कोई कठिन नहीं है। एक किसान किसी आटा मिल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम दर से गेहूं बेचता है। मतलब एक किसान ने एक आटा मिल को, फ्लोर मिल मालिक को, उन्होंने 10 रुपये केजी के हिसाब से गेहूं बेचा। 1 केजी उन्होंने गेहूं बेचा 10 रुपये में। फिर वो फ्लोर मालिक जो है, यानी कि आटा मालिक, क्या करता है? उस गेहूं को पीसता है, और पिसा हुआ आटा वो मिल मालिक जो है वो गेहूं को पीसकर बिस्कुट कंपनी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है। मतलब इसमें उन्होंने कितने रुपए अपने जो कमाई कह सकते हैं या मेहनत कह सकते हैं या श्रम है, 2 रुपये। 10 रुपये किसानों से लिया था और 2 रुपये उनका, टोटल हो गए 12। बिस्कुट कंपनी आटे में चीनी और तेल मिलाकर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाता है। तो उस आटे में कुछ अन्य चीजें मिलाता है और उससे वो 4 पैकेट बनाता है। बिस्कुट कंपनी वह बाजार में उपभोक्ताओं के प्रति पैकेट 16 रुपये में बेचता है। मतलब पर पैकेट वो 16 रुपये बेचता है। तो कितने पैकेट बनाए थे? 4 पैकेट बनाए थे। तो 4 पैकेट बनने के कारण अब टोटल मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 16 × 4 = 64 रुपीज। इस प्रकार 1 किलोग्राम गेहूं का अंतिम मूल्य माना जाएगा 64 रुपये। इस प्रकार से उसका मूल्य निकाला जाता है। तो किसी भी क्षेत्र के जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इस प्रकार से निकाला जाता है कि जो अंतिम मूल्य, मतलब उपभोक्ता के पास जो अंतिम चीज जाती है, अंतिम प्रोडक्ट, ठीक है, उसका मूल्य कितना है उस पर आधारित। अगर वो फैक्ट्री इस प्रकार से जितने एक साल में पैकेट बनाएगी मल्टीप्लाई बाय 16, तो उस फैक्ट्री का वो पूरा तरह से मूल्य हो जाएगा, या वहां उस फैक्ट्री के वस्तुओं का निर्माण का टोटल मूल्य हो जाएगा। उस प्रकार से पूरे देश में इसको निकाला जाता है। केवल अंतिम मूल्य की ही गणना इसलिए की जाती है क्योंकि अंतिम मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। मध्यवर्ती मतलब जैसे किसानों ने 10 रुपये में बेचा, वो भी उसमें शामिल है। उसके बाद में फ्लोर मिल ने 12 रुपये में बेचा, वो भी मूल्य उसमें शामिल है। और इसीलिए केवल अंतिम मूल्य ही लिया जाता है, क्योंकि अंतिम मूल्य में पहले जो मध्यवर्ती जितने भी मूल्य होते हैं वस्तुओं के, वो उसमें इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य, इस प्रकार से उसकी गणना की जाती है।
किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मतलब किसी क्षेत्र, मतलब जैसे हम लोग भारत पूरे एक सीमा के अंतर्गत, एक महाराष्ट्र का अगर है तो महाराष्ट्र के अंदर, हर राज्य का एक जिले का निकालना है तो जिले की सीमाओं के अंतर्गत। हम लोग यहाँ देश की बात कर रहे हैं तो हम लेते हैं भारत के सीमाओं के अंतर्गत जितने भी एक साल में उत्पादित वस्तुएं जो है उसका अंतिम जो मूल्य है वस्तु और सेवाओं का, उसका जो कुल उत्पादन है वो जो जानकारी प्रदान करता है उसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, जानने के लिए वो देश विकसित है, विकासशील है। तो तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल, जैसे अभी हमने अंतिम वस्तुओं की गणना किस प्रकार से की जाती है, वो हमने एक प्राइमरी सेक्टर की, द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शियरी, इस तीनों का मिला के फिर उसका योगफल निकाला जाता है, उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पादन की। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, सामान्यतः ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे हमारे देश में मार्च टू फरवरी इस प्रकार से होता है, ऐसा माफ कीजिए अप्रैल टू मार्च तक इस प्रकार से। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है, इसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पाठ करना है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। जितना ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद उतना देश का विकास, जिसे हम लोग आर्थिक समृद्धि दर जो है इस पर ही निर्भर है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मापन करता है, जैसे हमने ऊपर की विधि देखी। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता लेता है, मतलब उनका डाटा वो कलेक्ट करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सारी सूचनाएं एकत्र करते हैं और फिर वो जीडीपी का अनुमान लगाते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस प्रकार से वो निकाला जाता है। अब हम देखते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से या पारंपरिक रूप से हमारे देश में पहले से ही जो प्राथमिक क्रियाएं थी, बाद में द्वितीय क्रियाएं, बाद में तृतीय क्रियाएं, इसमें परिवर्तन हुआ है समय के साथ। आप लोग जानते हैं पहले कोई कारखाने नहीं थे, छोटे मोटे लघु उद्योग और छोटी मोटी चीजें ही साधारण औजारों से बनाई जाती थी। बाद में कारखाने बने तो कारखानों का महत्व बढ़ गया और लोग वहाँ भारी मात्रा में काम करने लगे। और फिर प्रौद्योगिकी विकास के कारण आप लोग जानते हैं संचार क्रांति और परिवहन क्रांति के कारण किस प्रकार से एक प्रकार से विश्व में क्रांति आई और उसके कारण तृतीय क्षेत्र का भी महत्व बढ़ा है। तो समय के साथ इन तीनों क्षेत्र में क्या बदलाव आए या क्या परिवर्तन आए और कौन से क्षेत्र को अधिक महत्व बढ़ता गया, इन बिंदुओं पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया, सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए, चाहे आज जो डेवलप कंट्री हम बात करते हैं वहां पर भी सबसे पहले कृषि ही महत्वपूर्ण थी और कृषि से ही वहां की अर्थव्यवस्था शुरुआत हुई थी, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं द्वारा। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र समृद्ध होते गए वैसे वैसे अधिक उत्पादन होने लगा और लोग अब दूसरे कार्य करने लगे, जैसे शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी, साथ ही क्रय विक्रय भी बढ़ा। अब देखिए जैसे कृषि समृद्ध होती गई वैसे वैसे उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने के कारण क्या हो गया, अब लोगों को समय मिलने लगा और जब समय मिलने लगा तो वो अन्य काम करने लगे, जैसे शिल्प का निर्माण करने लगे और व्यापार में वृद्धि हो गई, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन होने लगा इसलिए व्यापार में वृद्धि हो गई। और इसके एक साधन क्रय विक्रय मतलब खरीदी और बिक्री इसका बढ़ा और इसके कारण फिर उद्योग स्थापित हुई या द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में धीरे धीरे लोग चले गए और ये बढ़ता गया। इसके अलावा अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य में जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र से आती थी और अधिकतर लोग इसी क्षेत्र के काम करते थे। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक क्रियाओं में अधिकतर लोग काम करते थे। लेकिन द्वितीय आर्थिक क्रिया लंबे समय के बाद जब कारखाने स्थापित होने लगे
और उसका प्रसार होने लगा, तब लोग खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं उसमें से कई सारे लोग अब कारखाने में चले गए, कारखाने में काम करने के लिए गए। इसके कारण कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक उद्योग अधिक महत्वपूर्ण होगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में या विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण थी? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। उसी से उत्पादन भी अधिक होता था, नंबर 1, और उसी में अधिक लोग काम करते थे, नंबर 2। उसी प्रकार से द्वितीयक आर्थिक क्रिया मतलब जब कारखाने स्थापित हो गए तो उसका महत्व बढ़ता गया, क्योंकि खेती में काम करने वाले लोग अभी वहां चले गए, वहां जाकर काम करने लगे, तो वो महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन विगत 100 वर्षों में जो तकनीकी विकास के कारण द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की पुनः और बदलाव आया, और वर्तमान समय में आज तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का देश की अर्थव्यवस्था में भी, उसका उत्पादन में भी हिस्सा बढ़ा है, और साथ में रोजगार में भी उसका हिस्सा बढ़ा है, दोनों में। तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक जो बदलाव या परिवर्तन या महत्व जो बढ़ रहा है वो है तृतीयक आर्थिक क्रिया है। फिर से मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ, वेरी सिंपल। शुरू में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, हम यहाँ भारत देख रहे हैं, इसलिए भारत में सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं द्वारा ही सबसे अधिक उत्पादन होता था और सबसे अधिक लोग वहाँ काम करते थे, मतलब सबसे अधिक रोजगार भी था, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जब कारखानों का विकास हुआ 19वीं शताब्दी में, तो वहां पर कारखाने स्थापित होने लगे और जो खेती में काम करने वाले लोग हैं वो कारखाने में जाकर काम करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन भी बढ़ा और रोजगार भी बढ़ा। लेकिन पिछले 100 साल में जो एक तकनीकी प्रौद्योगिकी क्रांति जो हुई है, इस प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण कई सारे ऐसे नए सेवा क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जिसके कारण उसका महत्व बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा और रोजगार की मात्रा भी बढ़ी। इस प्रकार से ये तीनों की समय के साथ बदलाव है। कुल उत्पादन के दृष्टि से तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया और अधिक श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित है, मतलब बहुत अधिक लोग इस क्षेत्र में, श्रमजीवी मतलब जो श्रम करने वाले जो गए, कुशल अकुशल दोनों हैं, तो इसका महत्व बढ़ता गया। इसके क्या कारण है उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम थोड़ी तुलना करेंगे 3 बातों में। भारत में तीनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, तीनों का शेयर कितना है, एक ग्राफ के माध्यम से, आलेख के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पादन में देखते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्रियाओं का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं का कितना है और तृतीयक क्रियाओं का कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले तुलनात्मक दिया है, एक 70-71 का डाटा है और दूसरा अभी लेटेस्ट मतलब 10 और 11 का है। तो उसमें हरा जो कलर जो है वो हरा कलर प्राथमिक क्रियाओं को दर्शाता है, येलो कलर द्वितीयक सेकेंडरी, एंड जो ब्राउन कलर है वो टर्शरी को दिखा है। ये इधर आंकड़े दिए है करोड़ में कितना उसका योगदान रहा है सकल घरेलू उत्पाद में। तो सबसे पहले हम 70-71 में देखेंगे प्यारे बच्चों। तो जहाँ से शुरुआत ही है 50 करोड़ है, माफ कीजिए 50 लाख है। तो 70-71 में देखिए, 70-71 में लगभग हम मानते हैं 40 लाख करोड़ तक ये सकल घरेलू उत्पाद में योगदान था। वही अगर येलो कलर का हम मानते हैं तो लगभग 20 लाख करोड़ तक हो सकता है उसका अनुमान, और तीसरा जो है वो भी लगभग 15-16 लाख करोड़ जो है उसका योगदान था। मतलब 70-71 में हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद की मात्रा कितनी कम थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही अभी नए इसमें आप लोग देखिए 2010 और 11 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो एकदम कम हो गया है, जो पहले ज़्यादा था। लगभग हम लोग कह सकते हैं 10 लाख। ये 10 लाख है। द्वितीय आर्थिक क्षेत्र में देखिए लगभग 23 लाख, मैं एल करता हूं इसको, 23 लाख है। और तृतीय आर्थिक क्षेत्र देखो कितना बड़ा, कितना महत्व उसका बड़ा, लगभग 50 लाख करोड़।
तो देखिए प्यारे बच्चों, 70-71 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं का योगदान देखिए। मतलब उस समय हमारे देश में 1 लाख करोड़ देश का उत्पादन था सकल घरेलू, और वहीं आप देखिए 10-11 में लगभग 50 लाख करोड़ हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद में इन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं का योगदान। अभी हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पादन में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी पर प्रतिशत में हम लोग देखेंगे। तीनों प्रतिशत की हिस्सेदारी देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 70-71 में लगभग, इससे आप अभी ऊपर का जो है आंकड़ों में था, कुल जो हम लोग कहते हैं अंतिम सेवाओं और उत्पादन वस्तुओं का मूल्य था। अभी हम देखेंगे 70-71 में लगभग 44% था। कितना था? 44%। और दूसरा जो है आपका द्वितीयक आर्थिक क्रिया है लगभग 22% था। कितने प्रतिशत था? 22%। और तृतीयक क्रियाओं का योगदान लगभग 34% था। देखिए 70-71 में, इससे आप अंदाजा, तीनों में अगर आप लोग तुलना करोगे तो 70-71 के समय में या उस वर्ष में, उस आर्थिक वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का योगदान 44% था, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं का 34% था, माफ कीजिए तृतीयक क्रियाओं का 34% और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं का 22% था। वहीं आप लोग चित्र देखिए 2010 और 11 में, वहां बदल गया है। देखिए यहां पर तो मुख्य रूप से अगर प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र का जो हो रह गया है केवल 18%। 44 से 18 मतलब कितना माइनस हो गया है, आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में थोड़ा बड़ा है, लगभग 24% है। कितना है? 24%। और सबसे जो बढ़ोतरी हुई है वो है 58%। देखिए प्यारे बच्चों, इससे आप अंदाजा, ये है परिवर्तन। और इसीलिए तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का जो महत्व बढ़ा है ये इसके कारण, सकल घरेलू उत्पाद में भी उसका महत्व बढ़ा है, यानी कि उत्पादन भी बढ़ा है और रोजगार की मात्रा में भी उसे बढ़ी है। अभी रोजगार का डाटा हम लोग नीचे देखेंगे। तो इस प्रकार से ये सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी इस प्रकार से पाई जाती है। अभी हम लोग देखेंगे रोजगार की हिस्सेदारी। तीनों क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बाकी जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के कलर वही है। 70-71 में आप लोग देख सकते हैं। 70-71 में देखिए प्यारे बच्चों कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लगभग 72% लोग काम करते थे। कितने प्रतिशत? 72% लोगों को रोजगार के प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में थे। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में लगभग 12%। कितने प्रतिशत? 12%। और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में लगभग 16%। तो 72 और 16 और 12 टोटल 100% होता है। तो देखिए 70-71 में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सबसे अधिक उत्पादन भी होता था और सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता था। 72% लोग काम करते थे, 12% उद्योगों में काम करते थे, यानी कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में, और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में मात्र 16% थे। वही अगर हम लोग देखेंगे 2009 और 10 में, तो वहां देखिए कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का जो प्रतिशत है वो थोड़ा कम हुआ है, ये हो गया है 54%। और
उसके बाद में है द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं का हो गया 20% और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का लगभग 26%। आप लोगों ने प्यारे बच्चों यहां देखा है कि कृषि क्षेत्र का तो कम हुआ है, लेकिन तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में रोजगार की मात्रा नहीं बढ़ी है। मतलब जिस तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में, लिसन टू केयरफुली प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादन की मात्रा बढ़ी है और उसका मूल्य बढ़ा है, उतनी और दूसरा हमने हिस्सेदारी के प्रतिशत में भी हमने देखा है कि हिस्सेदारी भी उनकी बढ़ी है, लेकिन रोजगार देने में वो पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे। देखिए अभी भी यहां पर भारत में अभी भी सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं, 54% लोग। भला ही कम हुआ है, लेकिन तुलना में, जिस तुलना में प्रोडक्शन बढ़ा है उनका, उस तुलना में, और महत्व बढ़ा है, उस तुलना में रोजगार देने में द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं ये कामयाब नहीं रही। इसका मतलब यही है कि भारत में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों के क्षेत्र में इजाफा हुआ, उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन सभी लोगों को वो रोजगार देने में या उतने रोजगारों को सृजन करने में वो सफल नहीं रहे। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य जिसकी अभी मैंने बात की, वह यद्यपि सकल घरेलू उत्पादन में तीनों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का स्थानांतर अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ, इसके कारण देखिए। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, ये मेन कारण है। यद्यपि इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में 3 गुना ही वृद्धि हो गई, उससे ज्यादा नहीं हुई। तृतीय क्षेत्र का उत्पादन भी 14 गुना बढ़ा, लेकिन रोजगार 5 गुना से भी कम था। तो फिर लोग कहाँ काम करेंगे? खेती में ही करेंगे। परिणामतः देश के आधे से अधिक श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि मुख्यतः कृषि क्षेत्र में ही काम करते रहे हैं, जबकि सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा केवल 1/4 है। देखिए प्यारे बच्चों, लगभग 25% ही हिस्सा है हमारे देश का प्राथमिक क्रिया में, उत्पादन में, सकल घरेलू उत्पाद में, लेकिन द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा 3/4 है। तो क्या होना चाहिए? तो 3/4 लोग द्वितीयक व तृतीयक में काम करने चाहिए और 1/4 लोग कहाँ काम करने चाहिए? प्राथमिक क्रियाओं में। लेकिन हमारे देश में उल्टा है, परंतु यह क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग खेती में काम करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे, या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे? इसको हम लोग देखेंगे अगले अध्याय में। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर व्याख्या करना है आपको। ये प्रमुख 4 प्रश्न है इस पर आधारित, और हम लोग मिलेंगे सेकंड जो भाग है उसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो 2 प्रश्न हमने रखे हैं कि क्या भारत के किसान जो है उत्पादन कम करते हैं या उस क्षेत्र में अधिक लोग काम कर रहे आवश्यकता से ज़्यादा, जिसको आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े हैं, जिसे हम लोग कहते हैं छुपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।